दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पे टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। चलिए ठीक है, कल क्या क्या टॉपिक देखे थे? वर्ल्ड वॉर है ना, पाकिस्तान की मांग लिखाना बचा था। उससे पहले कहानी बता रहा हूँ, कहानी सुन लो। कहानी याद करने में ज़ोर मत डालना, जो फैक्ट्स दिखाऊंगा बस उसी में जोर डालना है, बस कहानी सुन लेना। ठीक है। 1 सितंबर 1939 जर्मन का पोलैंड पर आक्रमण, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, हिटलर ने वापस शक्ति इकट्ठी किया। जो जर्मनी उस समय दूसरे वर्ल्ड वॉर का कारण ये था कि इतनी सारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे किस पे, जो भी जर्मनी और उसके जो सहयोगी देश थे, इतने प्रतिबंध लगा दिए थे कि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ या जो अन्य जो उसके साथ जो मित्र थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक घृणा भावना थी। ठीक है, कि वापस से शक्ति इकट्ठा करूँगा और वापस से इस पर हमला करूँगा। तो बताया था पहले वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश सैनिक एक जर्मन सैनिक को छोड़ देता है घायल सोच के। ठीक है, किसको मालूम था 15-20 साल बाद वही हिटलर बनेगा और सबका बैंड बजाएगा, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण करता है। ठीक है, जर्मनी के साथ थे इटली और जापान। ठीक है, मेन देश जो बता रहा हूँ, जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ, इधर ब्रिटिश, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस। ठीक है, अमेरिका बाद में जुड़ा, रशिया भी बाद में जुड़ा। रशिया तो जर्मन का सहयोगी था। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कल कराता हूँ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कभी कभी क्या ज़्यादा एक दिन में 4-5 लोग गोल रहते ही हैं, है ना, तो मैनेज हो जाता है। अभी अब सब आ गए रेगुलर, तो दिक्कत है। एग्ज़ाम सीजन। चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। क्या बोला? 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। रशिया भी देखो, रशिया शुरू में जर्मनी का सहयोगी था या जर्मनी के खिलाफ लड़ता नहीं। जर्मन की सेना को क्या, जर्मनी तो एक छोटा सा देश है, यूरोप देखोगे, लैंड एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, वो एक छोटा सा प्रदेश था। ठीक है, तो उसको अपनी सेना को डिप्लॉय करने के लिए बड़ा प्लेस चाहिए था, और रशिया इतनी बड़ी कंट्री, तो हिटलर के अंदर इतना हिम्मत था कि वो रशिया पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, जगह चाहिए करके। ठीक, अब आगे बताऊंगा रशिया का क्या रोल रहा है इसमें। तो यहाँ ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2, है ना। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। अब पूरे देश के लोग दो भागों में बढ़ गए, दो विचारधारा में। एक जो जर्मनी को अच्छा मानता था, मतलब हिटलर के प्रति क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग रखता था, और एक ब्रिटिशर्स के प्रति पॉजिटिव फीलिंग। ठीक है, हुआ क्यों हुआ ऐसा कि देखो, जो ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, ये सब कंट्री उपनिवेश बनाते थे। उपनिवेश मतलब कॉलोनी बनाते थे, अलग अलग देशों को अपने बेनिफिट के लिए कब्जा करते थे, उसको यूज़ करते थे। तो जो उस देश के नागरिक हैं वो तो कम से कम उसका विरोध करेंगे ही, है ना। लेकिन जो जर्मनी के जो राजा था, समझ लो हिटलर, वो क्या सैन्य शासन स्थापित करना चाहता था। जहाँ जहाँ जीतता वहाँ सैनिक शासन स्थापित करता। तो कई लोग जर्मनी के इस कारण विरोधी थे, और ब्रिटिशर्स के विरोधी क्यों थे ये बता दिया। अब भारत में भी दो विचारधारा के लोग पाए जाते थे, है ना। एक गांधी जैसे लोग, जो गांधी जी जैसे लोग, जो क्या बोले कि यार ऐसी विकट परिस्थिति में हमको ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, है ना, ब्रिटेन का साथ देना चाहिए।
और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बोले, जब ये बात उठी कि जर्मनी अच्छा है कि ब्रिटेन अच्छा है, या जर्मनी बुरा है कि ब्रिटेन बुरा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र जी बोले कि बुरा दोनों को ही है, ठीक है, दोनों बुरा, कोई अच्छा नहीं। एक उपनिवेश बनाने के लिए लड़ रहा है और एक अपने उपनिवेश बचाने के लिए लड़ रहा है, ठीक है। जर्मनी बनाता और ब्रिटेन फ्रांस इतने जगह कब्जा करके बैठे हुए थे, वो बचाने के लिए लड़ रहा था। तो नेताजी बोले कि ये ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा यार, बाहर से तो जर्मनी इसमें आक्रमण कर रहा है, हम अंदर से ब्रिटेन को खोखला करने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन है वो छोड़ के चले जाएंगे भारत को, ठीक है। तो इससे बाकी लोग सहमत नहीं हुए, है ना। कुछ लोग गांधी जी की तरफ थे और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ थे। एक और विचारधारा जवाहरलाल नेहरू जैसे, वो बोले कि दोनों लड़ रहे हैं ना, लड़ने दो, मज़े लेते हैं, ठीक है। तो एक जवाहरलाल नेहरू भी ऐसे विचारधारा के थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनको कांग्रेस का पूरा सपोर्ट नहीं मिला, अन्य जो बड़े बड़े नेता थे उनका सपोर्ट नहीं मिला। तो उन्होंने क्या बोला, क्या घोषणा किया कि यार अब मैं ही इसको संभालूंगा आगे। तो बोले कि मैं सिविल डिसोबीडियंस चालू करूँगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो गांधी जी वाला नहीं, वो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला। अब जैसी ये बात मालूम चली किसको, अंग्रेज़ों को, अंग्रेज जानते थे कि इस समय जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कद था वो काफ़ी ऊंचा था और गांधी जी से कई ज़्यादा ऊंचा था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, नमस्कार, एक मिनट यार, इधर आ जाइए सर, सामने आ जाइए, उस तरफ से आ जाइए, हाँ। एक यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है। कहाँ पे था मैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो जैसे ही अंग्रेजों को मालूम चला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नेताजी सुभाष चंद्र बोस चालू करने वाले हैं, तो तुरंत उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि मालूम था कि नेताजी यार गांधी जी से बड़े नेता बन चुके हैं और इतने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ये नया विचार लेके आ रहे थे, नई क्रांति लेके आ रहे थे, और वो भारत के जो लोग थे वो पक गए थे हिंसा का पालन करके। और यहाँ के लोग जानते हो ऐसी लड़ाकू, बस मौका मिलना चाहिए, है ना, कोई लीड करने वाला बस होना चाहिए। तो अंग्रेज ये बात अच्छे से जानते थे, उनको क्या किए, जेल में डाल दिए। अब जेल में डाले, अब नेताजी बहुत अच्छे रईस घराने के थे ना, तो उनको अलग खाना पीना रहना, अब वो जेल के 4 दीवारों पे उनका हालत बिगड़ने लगे, तबीयत ख़राब हुआ। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा अगर मुझे नहीं छोड़ा गया तो, ठीक है, मुझे ये लाइफ स्टाइल नहीं पसंद। और आमरण अनशन पर बैठा तो 1 हफ्ते में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अंग्रेज इस नाम से डर गए, ठीक है, क्योंकि मालूम था जैसे ये अगर इनकी मृत्यु हुई सुभाष चंद्र बोस की, वो भी जेल के अंदर, तो फिर भारतीय लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा, हिंसा इतनी बड़ी स्तर पे होगा, हम ऐसे ही वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, है ना, अंदर यहाँ भारत के अंदर लड़ाई होगा तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। तो उनको छोड़ दिया गया, और लेकिन उनके घर में ही उनको नज़रबंद किया गया। अब एक बोस सीरीज़ आई है, देखना ज़रूर, 2 घंटे की सीरीज़ है, ठीक है, उसमें पूरा ये बोस का स्टोरी बताया हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नज़रबंद कर दिया। बहुत दिन तक प्रयास किए सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकलने का, क्योंकि मालूम था उधर वर्ल्ड वॉर चल रहा है और हिटलर ब्रिटेन को हरा रहा है, ठीक है, एक के बाद एक युद्ध में हरा रहा है, उनके सैनिकों को मार रहा है। तो हिटलर बोलता हूँ, सुभाष चंद्र बोस जी प्रयास में थे कि कैसे यहाँ से निकला जाए और वहाँ से सैनिक सहायता जुटाया जाए, ठीक। तो सबसे पहले उसी समय मालूम चला कि रसिया में तख्ता पलट हुआ था, ठीक है, तख्ता पलट हुआ, तो वो निकले वहाँ से पठान बनकर, एक ही दिन में रातों रात दाढ़ी वाड़ी उगाए, ठीक है, कहीं से अरेंज किए होंगे बाल वाल, सरवर का काट किधर लगाए, और वहाँ से रातों रात निकल गए अपने भाई की मदद से, शिशिर बोस की मदद से वहाँ से निकले और सीधा पहुँचे पेशावर। पेशावर में मुलाकात हुई उनकी भगत राम तलवार जी से। अब पूछोगे भगत राम तलवार कौन, तो भगत राम तलवार उस समय के जेम्स बॉन्ड थे, ठीक है, ऐसा जासूस था जो जर्मनी की यकीन दिलाया कि मैं सिर्फ आप ही का जासूस हूँ, तो जर्मनी सोचता था भगत राम तलवार मेरा ही जासूस है। रशिया को यकीन दिलाया कि मैं सिर्फ आप ही का जासूस हूँ, तो रशिया को लगता था सिर्फ मेरा जासूस है। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको लगता था ये मेरा सहयोगी है। तो ऐसे 9 देशों को क्या बनाया, मूर्ख बनाया, वही जो आपके मुंह से निकल रहा था वही बनाया, ठीक है, वो सब कई उपयोग नहीं, तो मूर्ख बनाया, ठीक है। बाद में मालूम चला जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया कि यार ये तो मेरे देश का भी जासूसी करता था, इसके भी सबको, तो मूर्ख बनाया, और इवन सुभाष चंद्र बोस जी को भी मूर्ख बना दिया। लास्ट में आईएनए हारा, उसका कारण एक भगत राम तलवार भी थे, ठीक है। तो भगत राम तलवार ने पेशावर पहुंचाया उनको, वहाँ से काबुल पहुंचाया और वहाँ से रशिया पहुंचाया, ठीक है। अब जो हम लोग अभी सीरीज़ देखते हैं, फैमिली मैन हो गया, कोई भी हो, टॉम क्लैंसी, जैक रायन, ये सब जो जासूस वाली जो सीरीज़ देखते हैं ना, स्पाई वाली, तो उसमें तो सब काल्पनिक घटना रहती। कोई एक चेक पोस्ट पर पहुँचे, दूसरा वेशभूषा पहने, वहाँ की भाषा नहीं आती, ये तो काल्पनिक घटना है। इसको वास्तविक स्वरूप दिया था किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, बोस जी ने। क्या हुआ, वो एक तो पठान का गेटअप
रखे थे। और वहाँ भाषा चलती पश्तो, पश्तो, ठीक है ना। अब जर्मनी में नहीं, अफ़गानिस्तान तरफ, ठीक है, अफ़गानिस्तान उस एरिया तरफ पश्तो भाषा चलती थी। तो बोलते तो पकड़ा जाते। अब चलो भाषा सीख भी लेते, होशियार थे ना, मैं बताया था ICS क्लियर किए थे, सीख भी लेते तो एक्सेंट तुरंत नहीं आता। आप सोचोगे आप इंग्लिश में बात तो कर लोगे, मैं भी इंग्लिश में बोलूँ तो एक्सेंट नहीं पकड़ पाऊँगा ब्रिटिशर्स का, अमेरिकन का, तो पकड़ में आ जाते। तो भगत सिंह तलवार उनके चाचा बने और वो उनके भतीजा बने, ठीक है। और इस तरीके से वहाँ गूंगा बनाया गया उसको कि ये क्या है, गूंगे हैं। तो गेटअप से तो पूरे पठान लगे, है ना, और बोलने का मौका नहीं दिए गए। सारे चेक पोस्ट क्लियर करते करते वो रशिया पहुँचे। रशिया में मदद मांगने का प्रयास किए बहुत, लेकिन वहाँ से उनको कोई मदद नहीं मिला। वहीं से फिर धीरे धीरे मालूम चला कि हिटलर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो वहाँ से इटली, रोम, ये सब के रास्ते से अपना फर्जी पासपोर्ट बनाया और कहाँ पहुँचे, जर्मनी, हिटलर के पास, ठीक है। अब चाहते थे कि हिटलर का उनको संयोग मिले। तो हिटलर क्या है, मैं पहले भी बताया था उस दिन कहानी में, अपने जैसे कई हमशक्ल रखता था, 8-10 उसके हमशक्ल रहते थे। वो पूरा मीटिंग अटेंड कर लेता था, बाद में मालूम चलता था कि ये हिटलर है नहीं, क्योंकि उस पर कई आक्रमण भी हुआ। आप उसकी सीरीज देखोगे, एक डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है, कई आक्रमण हुए एडोल्फ हिटलर पे, ठीक है। तो हर कोई हमशक्ल मारा जाता था, हिटलर अभी तक नहीं मरा था, ठीक। तो नेताजी पहुँचे हिटलर के घर। एक हिटलर आया, देखे वो बैठे ही रहे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हिटलर ऐसे गुजरे, उसको देखे, निकल गए। दूसरा हिटलर आया, वो भी देखा, गुजर गया। तीसरा हिटलर जब आया ना, तब खड़े हुआ, हेलो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो हिटलर को ताज्जुब हुआ, अरे यार साला, इतना मैं, मेरे बॉडीगार्ड जो मेरे साथ रहते दिन रात, वो नहीं पहचान पाते कि मेरे को, मैं हिटलर हूँ, कि मेरा हमशक्ल है। इवन ईवा ब्राउन नहीं पहचान पाती। ईवा ब्राउन कौन, गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, जिस दिन मरने से पहले शादी किए थे, मरने से एक दिन पहले शादी किए थे वो, एक दिन पहले, वो भी मरे नहीं, एक आगे बताऊँगा, ठीक है। तो वो बोले कि ईवा ब्राउन भी मिलने की जिद करती है, तो कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ तो उसको भेज देता हूँ, वो नहीं पहचान पाती, यार आप पहचान लिए, है ना। तो वहीं पे उनको नाम दिए थे नेताजी। आप सुभाष चंद्र बोस जी नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाएंगे, ठीक है वहाँ। लेकिन हुआ क्या, चलो ठीक है, यहाँ तो उनको सपोर्ट मिला। शुरुआत में हिटलर का लगा कि हिटलर का सपोर्ट मिलेगा, और मिला भी। जो जर्मनी ने भारतीय सैनिकों को जो बंदी बनाया था, भारतीय कैसे, तो ब्रिटेन की तरफ से जो लड़ रहे थे उनको जो बंदी बनाया था, 4000 ऐसे सैनिक थे, तो उसको कैद से रिहा करके सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। और वहीं से वो 4000 सैनिक लोग को पकड़ के क्या बनाए, फ्री इंडिया लीजन, ठीक है, फ्री इंडिया लीजन, मुक्त भारत गठबंधन। ये एक सेना बनी जिसमें केवल कितने लोग थे, 4000 लोग थे, ठीक है। एक भाषण दिए आधे घंटे का, और 4000 जो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ने के लिए पहले ब्रिटेन के साथ लड़ रहे थे, आधे घंटे का भाषण सुभाष चंद्र बोस जी का, और अब ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। तो उतने दम था उनकी बातों में, ठीक है। अभी उनका हैसियत आगे पता चलेगा। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी रशिया पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, रशिया पे आक्रमण किया। और रशिया देखना ऊपर का इलाका है, भारत के ऊपर चाइना, तिब्बत, चाइना, फिर रशिया पड़ता है, एकदम ठंड प्रदेश है, ठीक है। तो जहाँ पे वो आक्रमण किया, ठंड तो है ही, और ठंडी में और ज़्यादा ठंड हो जाता है, ठीक। तो जर्मनी आक्रमण किया रशिया पे, और उसको ये लगा कि ठंड से पहले मैं रशिया को जीत लूँगा। लेकिन क्या हुआ, ठंडी पहुँच गया, कुछ कारण हुआ, बहुत सारे कारण थे, कुछ कोड लीक हो गए, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो ठंड से पहले जीत नहीं पाया, और उसकी पूरी सेना वहाँ पे फंस गई, पूरी नहीं मतलब बहुत सारी सेना वहाँ पे फंस गई। तो वहाँ से जब लग रहा था पूरे देश को कि हिटलर जीत जाएगा, जर्मनी जीत जाएगा, तब सुभाष चंद्र बोस अनुमान लगा लिए कि हिटलर हार जाएगा, हिटलर हारेगा ही, यहाँ से ये जीत नहीं सकता, ठीक है। तो हिटलर, जो सुभाष चंद्र बोस थे, अब हिटलर से इतना प्रॉमिस हुआ, बातचीत हुआ, अब कैसे निकले वहाँ से यार। तो अब ये बोलेंगे कि नहीं यार आप हार रहे हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो बुरा लगेगा। तो वहाँ से उनको खबर मिल रही थी जापान के बारे में। जापान इंडिया के राइट साइड तरफ पड़ेगा, ठीक है। तो वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया, जो सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, म्यांमार, ये सारे जो देश हैं, उस तरफ जापान अपना कब्जा करते जा रहा था, ठीक है। अंग्रेज़ों को धीरे धीरे खदेड़ते जा रहा था वहाँ से। तो ये खबर मिली किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को। तो वहाँ से सोचे कि मैं अब जापान का सहयोग लेता हूँ। जापान के उस समय प्रधानमंत्री थे तोजो, ठीक है। तो वहाँ से निकले सुभाष चंद्र बोस जी। उसकी हैसियत देखो, एक आदमी को छोड़ने के लिए, मेडागास्कर समझते हो कहाँ है, ये अफ्रीका का कंट्री है, इधर यूरोप पड़ता है इस तरफ। सिर्फ एक आदमी को छोड़ने के लिए, यहाँ पे मेडागास्कर कहीं पे पड़ता है, यहाँ से एक पनडुब्बी निकली पूरी प्रोटेक्शन के साथ, सिर्फ एक आदमी बैठा था, कौन, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ मेडागास्कर तक छोड़े, और यहाँ से जापान ने अपनी एक पनडुब्बी भेजी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी को लाने के लिए, ठीक है। एक आदमी के लिए इतने कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय किया गया, भेजा गया, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पहुँचे, जापान से जापान पहुँचे, ठीक है, सिंगापुर या जापान कहीं पे पहुँचे। मुलाकात की तोजो से, ठीक है। तोजो को कुत्ता भी बोला जाता था उस टाइम, जो उनका जो क्या बोलना चाहिए, उनके जो विरोध में थे, तोजो का कुत्ता बोलते थे उनको, ठीक है।
तोजो का गधा, तोजो का कुत्ता, ये सब नाम से संबोधित किया जाता था जो उनके विरोधी थे। अब वहाँ तोजो से मुलाकात हुई, ठीक है, गठबंधन हुआ उन लोगों का, और जापान ने अंडमान निकोबार छुड़ा लिया अंग्रेज़ों से, ठीक है, रंगून छुड़ा लिया अंग्रेज़ों से। वहाँ जितने भी साउथ ईस्ट एशिया था वहाँ पे अंग्रेज़ की पकड़ गायब हो गई, ठीक है। तो वो अंडमान निकोबार को किसको सौंप दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। तो अंडमान निकोबार का नाम रखे शहीद द्वीप, शहीद आइलैंड, और निकोबार आइलैंड का नाम रखा स्वराज आइलैंड, ठीक है। तो ये मालूम हुआ। उनकी अपनी सेना भी बनाई, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, भारत हिंद फौज, ठीक है। तो ये पहले कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, है ना, ब्रिटिश अधिकारी थे, मतलब इंडियन ही थे, ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश के अंदर काम करते थे। तो उन्होंने INA बनाया था, और जो युद्धबंदी थे वही सब सैनिक थे। तो इसमें 40 से 50 हज़ार सेना थे। तो इसको फिर बाद में लीड किया सुभाष चंद्र बोस। तो इसको बुलाए थे, इसी कारण से बुलाए थे कि लीड करेंगे, मालूम था बोलने में उनके दम है। एक बार बोले, फिर वो 40-50 हज़ार सैनिक हथियार उठा लिए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तो इसके बाद INA ने युद्ध की घोषणा कर दी, किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। और वहीं पे रेडियो में भाषण दिए सुभाष चंद्र बोस जी, संबोधित करते हुए किसको? महात्मा गांधी को और सारे पूरे देश, भारत के देशवासियों, कि ये भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई है। अंतिम क्यों? इससे पहले कई लड़ाई लड़ी गई हिंसात्मक रूप से, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए, लेकिन ये बोले कि वो अंतिम नहीं थी, ये अंतिम होगी। और इस अंतिम आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला किसने? तो किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी किसने बोला सुभाष चंद्र बोस को? हिटलर ने, ठीक है। तो राष्ट्रपिता हम आपका सहयोग चाहते हैं, ठीक है। बोलने के लिए भले मन में कुछ भी रहो, मन ही मन गाली भाग रहे होंगे भले, है ना, सपोर्ट तो किए नहीं गया कभी, लेकिन उनका आशीर्वाद चाहते थे। भारतीय लोगों को भी लगे ना, हाँ सम्मान कर रहे हैं, गांधी जी भी खुश हुए होंगे देख के, ठीक है। तो यहाँ से फिर स्टार्ट किए। अब देखो INA में कितनी सैनिक? 40,000 सैनिक, है ना। ब्रिटेन के पास इतने रिसोर्सेस, ठीक है, चाहे ज़मीनी स्तर पे ले लो, चाहे हवाई स्तर पर ले लो, चाहे समुद्र स्तर पर ले लो, इतने सारे सैनिक थे उनके पास। सिर्फ 40-50 हज़ार सेना जीत पाती क्या? नहीं, है ना, मुश्किल था जीतना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को मालूम था कि अगर वो, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के मैं नॉर्थ ईस्ट कंट्री बता रहा हूँ, यहाँ से वो घुसते असम के रास्ते से ये दिल्ली चलते हैं, वहीं पे नारा दिया था दिल्ली चलो। तो उनका ये मानना था सुभाष चंद्र बोस का, जैसे मैं इनको कंट्रोल किया हूँ, आधे घंटे का भाषण देता हूँ और सब मेरे मुट्ठी में, ठीक है। तो वैसे ही जैसी एंट्री करेंगे, एक के बाद एक जीतते जाएंगे, और ब्रिटेन का ध्यान इधर रहेगा नहीं, वो तो जर्मनी तरफ लड़ते रहेगा, जर्मनी जापान से। तो यहाँ से मैं अपनी आर्मी को घुसाऊँगा, और जो ब्रिटेन की तरफ से भारतीय लड़ रहे हैं, ब्रिटेन की तरफ से जो भारतीय लड़ रहे हैं, क्योंकि आधे ज़्यादा सैनिक तो भारतीय थे, तो वो उनको मैं हथियार डालने पे मजबूर कर दूंगा, ठीक है। उनको मनाऊंगा कि आप किसके लिए लड़ रहे हो यार, भारत आज़ाद होने वाले और आप ब्रिटेन के लिए लड़ रहे हो, तो ये मनाऊंगा। ये सोच था किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है। अब कोहिमा और इम्फाल, इस पर कब्जा, रंगून पे कब्जा, रंगून म्यांमार, यहाँ पे कब्जा, और यहाँ से एंट्री करने वाली थी कौन? आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने तोजो से बात की, बोला कि मैं आक्रमण कर रहा हूँ ज़मीनी स्तर पे, ठीक है, लैंड एरिया से फाइट करूँगा, ठीक है, आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन अगर ब्रिटेन एयरफोर्स यूज़ कर दिया तो हम सब के सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और वो 99% चांस था कि ब्रिटेन एयरफोर्स अपना यूज़ करेगा नहीं, क्योंकि उसके जो एरोप्लेन्स थे, जो फाइटर जेट थे, वो दूसरे जगह बिजी थे। तो ये खबर मिली थी किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को, है ना। तो वो ज़मीनी स्तर पर लड़ने का प्रयास किए, और ये बात मालूम थी तोजो को भी कि वो एयरफोर्स यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर भी सुभाष चंद्र बोस को आशंका थी कि 1% चांस जो है, अगर यूज़ कर देते एयरफोर्स तो पूरे INA साफ़ हो जाएगा, ठीक है, पूरा जो आर्मी है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन जापान उतना सीरियस नहीं लिया सुभाष चंद्र जी के बात को, है ना। तो वो क्या किया, अपने एयरफोर्स नहीं भेजा, बोले कि अरे चलो ठीक है ना, जब आक्रमण होगा तब देखेंगे, तब भेजूंगा तुरंत। तो लड़ाई हुआ, अब खबर लीक हो गया, ठीक है, कोई कोड लीक हुआ, और खबर लीक करने का एक श्रेय जाता है भगत राम तलवार जी को, जो बताया था सबके जासूस, जो लगते थे कि सुभाष चंद्र बोस कितने हेल्प किए, उन्होंने भी खबर लीक कर दिया। तो अंग्रेज़ों को ये जानकारी मिल गई कि यार ये यहाँ से ज़मीनी स्तर पर लड़ाई करने वाले, उनके पास कोई जेट प्लेन नहीं है, कोई फाइटर प्लेन नहीं है, ठीक है। आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। शुरुआत में INA की जो आर्मी थी वो भारतीय, जो ब्रिटेन की सैनिक थी उस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक हुआ पूरे के पूरे साफ़, ठीक है। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस भी चले गए, पूरी INA साफ़ हो गई, जो बचे सब हथियार डाल दिए, कैद कर लिए गए, है ना। और इसी की आगे मुकदमा चलता है दिल्ली का लाल किला में, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलते हैं INA की, ठीक है, ये जो सैनिक लड़ रहे थे उसके खिलाफ। अब सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ से निकले, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे कहानी ख़त्म। अब मालूम था कि अब उनके पास जो आर्मी बची नहीं,
उधर से हिटलर भी आ रहा था। ये 1945 का समय है, तब हिटलर भी सरेंडर कर चुका था, ठीक है। जापान का भी यहाँ पे मालूम है, अमेरिका के कौन सी जगह में हमला किया था, पर्ल हार्बर है ना, पर्ल हार्बर पे अटैक किया था ना, तो वहाँ से अमेरिका भी कूद पड़ा। उसके बाद जापान भी सरेंडर। तो सुभाष चंद्र बोस जी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बोले कि फिर से मैं एक बार उठ खड़ा होऊंगा, है ना, मुझे टाइम लगेगा, तो मैं तब तक अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता हूँ। और अंग्रेज एकदम कुत्ते की तरह उसको ढूंढ रहे थे, क्यों, वो एक आदमी कई लाखों सैनिक के बराबर था, ठीक है, जिसको बोलता था वो उसके साइड हो जाता था, ठीक है, तो मनाने का क्षमता उसमें था। तो उसको ढूंढ रहे थे। तो वो क्या किए, एक एरोप्लेन अरेंज किए, प्राइवेट जेट अरेंज किए, निकले, और लोकेशन नहीं मालूम, लेकिन बीच में उसको क्रैश करा दिया गया, ठीक है। और एक डेड बॉडी रख दिया गया, जिसको जला दिया गया पूरी तरीके से, सेम उसी कद काटे के थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे। और ये मान लिया गया कि ये इनकी मृत्यु हो गई। तो अंग्रेज भी ये सोच रहे थे कि इनकी मृत्यु होगी, बाद में मालूम चला कि यार वो उनको कई कई जगह देखा गया है, ठीक है। और सबसे लास्ट बार कहाँ गया, 1966 में ताशकंद समझौता सुने हो, लाल बहादुर शास्त्री को जो मार दिए थे। तो बोला था लाल बहादुर शास्त्री जी मिले थे सुभाष चंद्र बोस जी से, अंतिम समय उसी बार देखा गया सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का कहानी ख़त्म। उसके कई सेना थे जिसका नाम दिया था, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, झांसी की रानी ब्रिगेड, ये सब जितना लिखाना होगा फैक्ट्स में लिखा दूंगा। ये कहानी समझ आया सुभाष चंद्र बोस जी का। गए कहाँ, अब वो मेरे को जानकारी नहीं है। गुप्त रखे थे ना, नहीं हुआ गुप्त रखे थे, किसी को मालूम नहीं था। कई साल बाद मालूम चला कि, और वो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो जी, हाँ, लौटे नहीं, कभी भारत में किसी को दर्शन नहीं दिए। उनकी बेटी अनीता बोस नाम है, कभी कभार उड़ीसा के कटक में पैदा हुए थे ना, तो वो वहाँ आती हैं और लोग उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो गायब हो गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। इवन भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी वो दिखाई नहीं दिए। लास्ट लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे वो। तो बोला जाता है कि बड़े बड़े जो नेता थे उनको जानकारी थी, है ना, वो मुलाकात करते हैं। बाकी उसके बाद उनका कहानी समाप्त हो जाता है। नहीं, अब तो कहाँ रहेंगे, कहाँ हैं, मुझे कहाँ थे पता नहीं। उसके बाद उसकी जानकारी किसी को नहीं मिली, ठीक है। और ऐसे ही बोला जाता है कि हिटलर की भी मृत्यु हो गई है, हिटलर सुसाइड कर लिया बोलते हैं, सुसाइड किया था, है ना। एक खबर ये सामने आई थी, ये बोला था हिटलर की चाल है। हिटलर लास्ट टाइम एकदम पागल हो गया था ना, मतलब ऐसे कमांड दे रहा था कि तहस नहस कर दो ब्रिटेन को, जबकि उसके पास कोई फाइटर जेट नहीं बचे थे, वहाँ से सैनिक को खदेड़ दो, कोई सेना नहीं बचे थे, गिने चुने उसके वफादार थे, ठीक है। और जो ब्रिटेन अमेरिका की सेना थी, ब्रिटेन की सेना थी, वो आगे बढ़ते जा रही थी और बंकर में छुपा था, ठीक है। हिटलर क्या किया, मालूम था कि ऐसे ही अगर मैं किसी डेड बॉडी को जला दिया, कुछ कर दूँ, या मर गया ये बता दूँ, कोई मानेगा नहीं जब तक मेरी डेड बॉडी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपने बॉडीगार्ड्स लोग को बोला कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को जला देना। उसकी एक फेवरेट डॉग पाली थी, कुतिया थी, है ना, तो उसको भी जला दिए, है ना, मार के उसको भी जला दिए। और अपनी जो वाइफ थी उसको भी मार दिया। जो वाइफ ईवा ब्राउन, लास्ट टाइम उस दिन शादी करते, ठीक है, ईवा ब्राउन नाम था उसकी गर्लफ्रेंड का, उसे शादी करते, उसको भी मार दिया। और बोला जाता है अपना खुद निकल लिया वहाँ से। ब्रिटेन आए, जल गया बॉडी, जले हुए को क्या पहचान करोगे, ठीक है। अभी चलो अलग रिपोर्ट है, फॉरेंसिक वगैरह जो भी जांच होती है, उस टाइम तो इतना एडवांस था नहीं, जला दिया बॉडी को, ताकि ये लगे अपने फैमिली को मारने के बाद यार खुद मरा होगा, ठीक है, खुद मरा हुआ, नहीं तो किसी को नहीं मारते, उसकी फैमिली भी बच जाती, तो कहीं ना कहीं डाउट होता ना। तो सब पूरे फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया। फैमिली में जो भी उसके जो करीबी थे, है ना, इवन ईवा ब्राउन, और इवन उसकी जो फेवरेट जो डॉगी थी, ठीक है। और ये मालूम होगा वो वेजिटेरियन था प्योर, इतने लोगों को मारने वाला वेजिटेरियन था खुद। तो यहाँ से हिटलर की भी कहानी समाप्त। हिटलर भी बोला जाता है कि वहाँ से बच के निकल गया, वो भी बोला कि मैं वापस शक्ति इकट्ठा करूँगा और लड़ूंगा। तो ये सिर्फ अब ये कंट्रोवर्शियल है, दोनों बात है, हिटलर मारा गया ये भी बोलते हैं और हिटलर नहीं भी मारा गया ये भी बोलते हैं। लेकिन इतनी आसानी से तो मरने वाला नहीं था, इतनी आसानी से सुसाइड करने वाला किसी को हजम नहीं हुआ कि सुसाइड कर लेगा हिटलर, ये मान नहीं सकते, ठीक है। अंतिम सांस तक लड़ने का जो सोचा था, प्रण लिया था, वो ऐसे सुसाइड करेगा नहीं है। तो ये कंट्रोवर्शियल है, इस पर नहीं जाएंगे। अब ये मत पूछिएगा बताओ मेरे को प्रूफ दो बचे थे कि नहीं। इतना क्लियर हुआ यहाँ, ठीक। अब 1940 में अधिवेशन हुआ रामगढ़ का, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहानी बता दे रहा हूँ, फिर पूरा लिखा दूंगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, जितने पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस में लिखा दूंगा, पहले कहानी पूरा सुन लो। 1940 में रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। बताया कौन अध्यक्षता किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। क्या क्या किताब लिखे थे? अली ला, क्यों से अली हला निकलता है, मुबारक खाते, ठीक है, जो भी था। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है।
क्या हुआ? अच्छा ठीक है। उसकी अध्यक्षता में कई सारे मांग रखे गए, जिसमें एक मांग था इंटरिम गवर्नमेंट की, अंतरिम सरकार की। ठीक है, तो गांधी जी भले चाहते नहीं थे कि यार इस विकट परिस्थिति में अंग्रेजों पे दबाव बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे नेता इस फेवर में थे कि यार उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। तो बोले ठीक है। तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा, बोला कि हमको इंटरिम गवर्नमेंट बना के दो। इंटरिम गवर्नमेंट तो समझते हो, जब तक कोई परमानेंट सरकार नहीं बनी है तब तक ये वाली सरकार काम करेगी, जिससे परमानेंट बनेगा तब ओके उसको एडजस्ट किया जाएगा। बट अभी एक अंतरिम सरकार बना के दो। अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, इंग्लिश में इंटरिम गवर्नमेंट, हिंदी में अंतरिम सरकार, ये बना के दो। तो इस मांगों को तो पूरा नहीं किया गया, ये बस मांग रखे। 1940 के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन था रामगढ़ का, वहाँ मांग रखे। ठीक 1940 में ही एक मालूम होगा अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव सुने होंगे। अगस्त प्रस्ताव आया, लिन लिथगो ने लाया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव उस समय वर्ल्ड वॉर के समय लिन लिथगो प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ, वॉइस रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें रखी गई थी? जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो बात थी उसको तो खारिज कर दिए कि नहीं यार इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। पहला बात इन्हें उसको खारिज कर दिया कि इसका इंटरिम गवर्नमेंट वाली जो बात थी उसको खारिज कर दिया। दूसरी बात बोले कि आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे भारत को। तो डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या? मतलब आप इंग्लैंड राज करोगे, लेकिन इंग्लैंड के अंतर्गत रह के राज करोगे। कई सारे जो पॉलिसीज़ बनाने का जो हक रहेगा वो इंग्लैंड को रहेगा, आपका डिफेंस सिस्टम हमारे हाथ में रहेगा, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं वो पॉलिटी में देखेंगे। तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कही, तो कांग्रेस ने बोला ये डोमिनियन स्टेटस कहाँ की बात कर रही है, तो हम 20 साल पहले मांग कर रहे थे यार, 15 साल 20 साल पहले मांग कर रहे थे। ठीक है, अभी आप डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, हमको क्या चाहिए? पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेटस इस पर एग्री नहीं हुए। और क्या बोला, और क्या बोला गया? जो वॉइस राय की कार्यकारिणी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था, वो सब में विस्तार करेंगे और भारतीयों को मौका देंगे। ये सारी बहुत सारी बातें बताई, मैं लिखा दूंगा। ठीक है, बस कहानी सुनो ये कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, अगस्त में आया इसलिए उसका नाम दिया जाता है अगस्त प्रस्ताव। कई सारी प्रावधान ऐसे लाए गए जो किसी को हजम नहीं हुआ तो उसको नहीं माने, है ना। उसके जवाब में गांधी जी ने बोला कि अब सत्याग्रह चालू होगा, लेकिन कैसा सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, कोई आपको लीड नहीं करेगा, आप खुद अपने आप के लीडर हैं। ठीक है, तो उसके पहले जो व्यक्ति पहले पूछा जाता है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे, कोई आइडिया? विनोबा भावे। ठीक है, पूछा जाता है। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। तो यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ। क्रोनोलॉजी समझ आ रहा है? स्टोरी जो बता रहा हूँ एक के बाद एक के बाद एक, क्या लूसेंट वगैरह पढ़ोगे डायरेक्ट फैक्ट दे दिया हुआ है तो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए कहानी बता दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ यहाँ पे। फिर 1942 में मैं बताया जापान कब्जा कर जापान कब्जा कर रहा था साउथ ईस्ट एशिया पे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा फोन। तो 1942 आते आते जापान में बोला साउथ ईस्ट एशिया पे कब्जा कर रहा था, है ना। तो अमेरिका, चाइना और रशिया ने दबाव बनाया किस पे? ब्रिटेन पे, कि यार भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। भारतीय सैनिक, मतलब वहाँ मैं पहले ही बताया इतने पॉपुलेशन थे, भारतीय सैनिक ज़रूरी हैं इस युद्ध में भाग लेना, नहीं तो आप जीत नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। तो आप भारत को छोड़ो ना यार, भारत को छोड़ो और बाकी उपनिवेश को बचाओ आप। ठीक है, तो ये दबाव पड़ने लग गया किसका? अमेरिका, चाइना और रशिया का ब्रिटेन पे दबाव पड़ने लगा। ठीक है, तो क्योंकि भारतीय नेता समर्थन थे नहीं, ऊपर से लिन लिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे ये घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ लड़ेगा, तो उस बात से भी नाराज़गी थी और कोई सहयोग कर नहीं रहा था किसको? ब्रिटेन को। तो फिर ब्रिटेन पे ये दबाव बना, तो ब्रिटेन ने बोला ठीक है हम करते हैं कुछ, भारत को आज़ादी देने की बात करते हैं। तो इसीलिए फिर क्रिप्स मिशन भेजा गया 1942 में। क्रिप्स मिशन में कुछ कुछ प्रावधान थे, भारतों को लुभाने का प्रयास था। उसके क्या प्रावधान थे लिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो भी प्रावधान उसमें दिए गए, जो प्रोविजंस उसमें बताए गए, वो फिर कांग्रेस को पसंद नहीं आया, इवन मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं आया। मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान की मांग, कल एक टॉपिक लिखा के छोड़ा था ना, उसको आज लिखा दूंगा। पाकिस्तान की मांग करी थी मुस्लिम लीग, एक उनको अलग देश चाहिए था, जो मुस्लिम बहुल प्रदेश हैं उनको एक अलग देश चाहिए था। एक नॉर्थ वेस्ट तरफ थे पाकिस्तान, और एक जो बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, उधर भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। तो ये सब पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव किसी को पसंद नहीं आया, अगस्त बोलता हूँ, क्रिप्स मिशन किसी को भी पसंद नहीं आया जो ये प्रस्ताव लेके आया था। और इसी को गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक। डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, मतलब बैंक डूब रहा है और उसका आप चेक पकड़ा रहे हो, वो तो डूब जाएगा, दिवालिया घोषित हो जाएगा, तो कहाँ से पैसा रिटर्न कर पाएगा? ठीक है, समझ आ रहा है। तो फिर क्रिप्स मिशन के विरोध में फिर क्या चालू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना कहानी काफ़ी है, कुछ लिखा भी देता हूँ। समझ आया इतना कहानी? कैसे क्रोनोलॉजी बढ़ रही है आगे, समझ आ रहा है?
जो पहला क्लास होगा तो शायद थोड़ा ऊपर से जाए, लेकिन ठीक है, मंडे से नया टॉपिक चालू होगा, जीएस में नया टॉपिक चालू होगा, ज्योग्राफी। आप लोगों को नहीं आज नहीं है, गुरुवार को लास्ट टॉपिक रहेगा। अभी जो शुरू से पढ़ रहे 2 महीने होंगे, यही लग रहा होगा इतिहास चल रहा था, इतिहास चल रहा है और इतिहास चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, 2 महीने में मिडिवल और मॉडर्न खाता है। इस 2 महीने में 3 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, 3 सब्जेक्ट खत्म करा दूंगा। जिसको जितना डीप बताना है उसको उतना डीप बता रहा हूँ। ज्योग्राफी वगैरह में एकदम डीप नहीं कि नदी कैसे निकलती है, क्या उसका मैकेनिज्म रहता है, बस कहाँ से निकलती है, कहाँ डूबती है, कौन सी इसके सहायक नदी है, फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए, पाकिस्तान की डिमांड ऑफ पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान की मांग जब बात आती है तो 3-4 लोगों का नाम सामने आता है। एक मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली। तो सबका अलग अलग योगदान है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में इसका नेतृत्व किया, लीड किया और एकदम ज़ोर शोर से ये आंदोलन चलाया कि पाकिस्तान चाहिए, मतलब चाहिए। इस शब्द का जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। पूछते पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? रहमत अली। पाकिस्तान जो शब्द दिया है ना, पाकिस्तान, पाक मतलब पवित्र, ठीक है। और एक और नाम सामने आता है मोहम्मद इकबाल का, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। मैं बताया भी था बंगे दर्रा किताब में, ठीक है। तो 3 लोगों नाम आता है, लिख लो। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान शब्द दिया चौधरी रहमत अली ने, पाकिस्तान शब्द दिया चौधरी रहमत अली ने, पाकिस्तान शब्द दिया चौधरी रहमत अली ने। द वर्ड पाकिस्तान वॉज गिवन बाई चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पाकिस्तान जैसा राष्ट्र, पाकिस्तान जैसा पृथक राष्ट्र का विचार दिया किसने दिया बताइए? मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। पृथक राष्ट्र बनाने का विचार दिया मोहम्मद इकबाल ने। द कंसेप्ट ऑफ अ सेपरेट नेशन लाइक पाकिस्तान वॉज गिवन बाई मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और पाकिस्तान बनाने के लिए जोर किसने दिया, क्या बताया मैं? ठीक है, तो जो पाकिस्तान बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया, पाकिस्तान बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली, सॉरी, ठीक है। पाकिस्तान एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। उसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक। जयप्रकाश पांडे, 1 महीने से आने वाले थे, आज जाके एंट्री बस, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, अचानक से इनका नेचर चेंज हो गया, पता नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला जाता था इनको, और ये बोला किसने? सरोजनी नायडू ने, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला, तो ये पॉइंट भी लिख लो।
मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने बोला? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का दूत पूछेगा तो क्या? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने बोला? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने भी एक स्टेटमेंट दिया, जैसे ये सरोजिनी नायडू ने किसके लिए बोला? मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बोला। वैसे ही मोहम्मद इकबाल थे, उन्होंने नेहरू के लिए बोला कि नेहरू एक राष्ट्रतिज्ञ, क्या बोलेंगे इसका, राष्ट्रभक्त हैं। ठीक है, राष्ट्रभक्त, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है। किसने बोला? मोहम्मद इकबाल ने नेहरू को कहा, मोहम्मद इकबाल ने कहा नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। क्या बोलेंगे? राष्ट्रभक्त, पैट्रियट। जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। क्या वो रिपीट करूं? मोहम्मद इकबाल ने बोला नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। मोहम्मद इकबाल सेड नेहरू इज़ अ पैट्रियट वेयर एज जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन। जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये विचार जब आया बोल रहे हैं, कहाँ से विचार आया, मोहम्मद इकबाल ने कहाँ से दिया, इसकी निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ से हुई, मतलब कंसेप्ट क्लियर कैसे हुआ कि ये पाकिस्तान बनाने की मांग की जा रही है। तो मैं बताया था मुस्लिम लीग 1906 में बना, उसके भी अधिवेशन होते थे, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं वैसे ही मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे। तो 1930 में एक इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे इकबाल ने भाषण दिया था, तब बोला कि ऐसा कोई राष्ट्र होना चाहिए। तो उस समय नाम क्लियर नहीं था पाकिस्तान, वो तो लास्ट बाद में चौधरी रहमत अली ने दिया। ठीक है, बट एक कंसेप्ट जरूर दे दिया था कि ऐसे मुस्लिम बहुल प्रदेश को अलग काट कर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहिए। तो लिख लो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन, 1930 अधिवेशन मतलब सेशन। ठीक है, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन या इलाहाबाद सेशन में पहली बार ये एक पाकिस्तान जैसे अलग राष्ट्र का विचार आया। पाकिस्तान जैसे अलग राष्ट्र का, इसलिए पाकिस्तान जैसे बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो वर्ड उन्होंने उस टाइम अस्तित्व में नहीं आया था। पाकिस्तान जैसे अलग राष्ट्र बनाने का विचार सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब जैसे कांग्रेस अधिवेशन होता था, कुछ पॉइंट्स प्रस्ताव जो रहते थे वो पास होते थे कांग्रेस अधिवेशन में, बहुमत के आधार पर पास होते थे, पारित होते थे। ठीक है, तो वैसे ही मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन किसने अध्यक्ष था कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खास गिने चुने 2-3 पॉइंट्स जो हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया 1930 का ना 1940 का, तो ये सब बस याद रखना है। बाकी कांग्रेस जैसे हम लोग याद किए वैसे पूरा याद रखना है। तो 1940 का लिखो नेक्स्ट पॉइंट। 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में, 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। पहली बार पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया, रखा नहीं है, पारित किया गया, पारित
किया गया। पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, किसने पारित किया? तो खली कुज्जमा, खली कुज्जमा, खली कुज्जमा, खली कुज्जमा, खली कुज्जमा। खली, खली सुने हो, द ग्रेट खली। और खुज्जमा या खुज्जमा है, उसको खुजली हो रहा था ऐसे, खली को खुजला रहा था, खुज्जमा, खली खुज्जमा। ठीक है, खली खुज्जमा। इसने प्रस्ताव मतलब अप्रूवल दिया, पास किया। वो अध्यक्षता कर रहा था कि क्या कर रहा था पता नहीं, इसने अनुमोदन दिया। ठीक है, पास किया, अनुमोदन, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, अप्रूवल दिया। जबकि जो प्रस्ताव था उसने लाया किसने? देखो अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़े होगे या जानते होगे, जानकारी होते होगे, तो कुछ बिल एक्ट कब बनता है? जब वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यहाँ से पूरा पास होता है। बिल कोई ना कोई तो लाएगा ना, प्रस्तुत करेगा, किसी न किसी दिमाग में आएगा वो कि यार ये कानून होने चाहिए। तो बिल प्रस्तुत कोई और कर रहा है, पास पूरी लोकसभा राज्यसभा कर रही है, राष्ट्रपति साइन कर रहा है, तब जाके कानून बन रहा है। तो ऐसे जो पाकिस्तान वाला जो प्रस्ताव था वो लाया किसने? फजलुल हक ने। किसने? फजलुल हक ने। अनुमोदन किसने किया? अप्रूवल किसने दिया? कोई, खली खुज्जमा ने। ठीक है, तो लिखो ये पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव फजलुल हक, प्रस्ताव फजलुल हक ने लाया। फजलुल, फजलुल लुल। आगे छोटी यू की है मात्रा की, बड़ी यू की देख लेता हूँ एक बार। फजलुल छोटी है, छोटा लुल, फजलुल हक, फजलुल हक। ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना? क्या बताया पाकिस्तान की मांग के अंतर्गत? 3-4 नाम सामने आते हैं। एक नाम आता है इकबाल का, जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया, ठीक है, एक विचार प्रस्तुत किया, और ख़ास करके आपको 1930 के जो इलाहाबाद का लीग का जो सेशन हुआ उसमें, ठीक, ये तो विचार प्रस्तुत किया। उसके अलावा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया, तो इसके पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता किसको लाया था? चौधरी रहमत अली को। जबकि इस पाकिस्तान बनाने के लिए जो आंदोलन किया, नेतृत्व कौन किया उसका? मोहम्मद अली जिन्ना। तीनों नाम क्लियर है। अब 1940 के अधिवेशन में, जो 1930 वाला कहाँ हुआ? इलाहाबाद। 1940 में कहाँ हुआ? नहीं लिखा, अच्छा लाहौर में हुआ। ठीक है, लिख लो, उसको भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लाहौर में 1940 वाला पॉइंट के आगे पीछे ब्रैकेट लिख देना, लाहौर में 1940, 1940 में। लाहौर में हुआ। तो पूछा जाता है ये कौन से सेशन में हुआ? तो लाहौर में हुआ। ठीक है, इतना क्लियर। इस प्रस्ताव को लाया किसने? फजलुल हक ने। ठीक है, और अनुमोदन किसने दिया? अप्रूवल किसने दिया? खली कुज्जमा ने। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इसका मैं कहानी पहले बता दिया हूँ, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना तो मत लिखना। मैं बताता हूँ, 1940 में एक रामगढ़ में अधिवेशन हुआ। ठीक है, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट की मांग रखी गई, जिसको अगस्त प्रस्ताव में खारिज कर दिया गया, और कुछ डिमोनी स्टेटस वगैरह देने की बात कही गई, जो पसंद नहीं आया। ठीक है, उसके जवाब में व्यक्तिगत, उसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया। तो ये कहानी है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखना लिखो, चलो लिख लो फिर। ठीक है, 1940 के पर्सनल, इंडिविजुअल, पर्सनल, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देख लूँगा बुक में अगर होगा तो। नहीं,
देख के बता दूंगा। हाँ, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ब्रैकेट में लिख लेना, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, अबुल कलाम आज़ाद ने की, अबुल कलाम आज़ाद ने की। कांग्रेस की तरफ से अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की मांग रखी गई, अंतरिम सरकार बनाने की मांग रखी गई, जिसके जवाब में अबुल 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, ब्रैकेट में लिख लेना, अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखे, कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस की तरफ से अंतरिम सरकार बनाने की मांग रखी गई, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की मांग रखी गई। ठीक है, बनाने की मांग रखी गई, जिसके जवाब में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल बोल सकते हो। अगस्त प्रस्ताव लाया, अगस्त प्रस्ताव लाया। अगस्त प्रस्ताव लाया। और अगस्त प्रस्ताव लाया, फिर आगे लिखना, अगस्त प्रस्ताव में कई ऐसे प्रावधान थे, कई ऐसे प्रोविजंस थे। अगस्त प्रस्ताव में कई ऐसे प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, प्रोविजन मतलब प्रस्ताव, प्रावधान, जो कांग्रेसियों को पसंद नहीं आए, जो कांग्रेसियों को पसंद नहीं आए, जो कांग्रेसियों को पसंद नहीं आए। और इसके जवाब में गांधी जी ने, और इसके जवाब में या विरोध में लिख सकते हो कुछ भी, इसके जवाब में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया। और ब्रैकेट में लिख लेना पावनार से, पावनार, पावनार कहाँ है मालूम? महाराष्ट्र में। ठीक है, पावनार, पावनार, पावानार। अब लिख लो, पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही, तीसरे सत्याग्रही, एक एक लाइन में। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, JLN, जलाने लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जलाने। पीछे हो गया, टर्न करना पड़ेगा। तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। एक बार मैं याद किया था, मतलब ये पहला सत्याग्रही तो याद किया था, विनोबा हुआ आ सकता है करके। एग्ज़ाम में पूछा दूसरे सत्याग्रही कौन थे, नहीं मालूम था। फिर एग्ज़ाम होने के बाद याद किया दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। फिर एग्ज़ाम में पूछ दिए इसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे ब्रह्मदत्त। इसके बाद चौथे वाले का नाम नहीं मालूम। ठीक है, उसके बाद इतना ही पूछता है, और एक आध क्वेश्चन बस। ठीक है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। नेक्स्ट लिखना क्रिप्स मिशन, हेडिंग डालना क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स, CRIPS, क्रिप्स, क्रिप्स मिशन।
1942। चिप्स नहीं है माता जी, क्रिप्स। इसके अंदर पॉइंट लगाना, पॉइंट लिखना। वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने के लिए ब्रिटेन को भारत का सहयोग चाहिए था। ब्रिटेन को भारत का सहयोग चाहिए था। ब्रिटेन को भारत का सहयोग चाहिए था। और अंग्रेज, चाइना, रशिया, अंग्रेज, चाइना, रशिया, हाँ उसके आगे लिखना, अंग्रेज, चाइना, रशिया, अंग्रेज, चाइना, रशिया के दबाव के चलते, अब क्यों था दबाव वो सब नहीं लिखा रहा हूँ ना, वो वर्ल्ड वॉर वगैरह के चलते था, ठीक है, के दबाव के चलते ब्रिटेन ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में। ब्रिटेन ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में। बयालीस 1942 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत भेजा। अगर वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता ना तो भारत को आज़ादी और 20-30 साल खिसक जाता। वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होता तो उसमें ब्रिटेन इतनी पावरफुल शक्ति थी, अभी कितने छोटे एरिया में सिमट गया मालूम है, लंदन, यूके मैप में देखे वर्ल्ड मैप में, पहले कहाँ कहाँ उसका कब्जा नहीं था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो रहा था, हिटलर आक्रमण नहीं किया रहता, जर्मनी आक्रमण नहीं किया रहता, तो आज़ादी के लिए और 20-30 साल खिसक जाता, ठीक है। तो उसी के लिए स्वतंत्रता देने के लिए अमेरिका ने समझाया ब्रिटेन को कि यार एक देश को छोड़ो, इतने सारे देश आपको मिलेंगे, इस एक देश के चक्कर में आप बाकी देश भी गवा दोगे, ठीक है। तो वही स्वतंत्रता मतलब उसको इंडिपेंडेंस देने के लिए दबाव बनाया। उसके चलते ब्रिटेन छोड़ना नहीं चाह रहा था इतनी आसानी से, है ना, सोने की चिड़िया बोली जाती थी उसको, लूट लूट के अपना घर बढ़ा, है ना, तो उतना आसानी से छोड़ तो नहीं देगा। तो क्रिप्स मिशन भेजा, उसमें भी ऐसे प्रोविजन डाले जो किसी को पसंद नहीं आया, इस कारण दबाव बनाया और क्रिप्स मिशन भेजे। अब क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या प्रावधान थे वो लिख लो, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या शामिल थे, क्या प्रावधान थे, क्या प्रोविजन थे। पहला लिखना, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, ठीक है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस, हाँ डोमिनियन स्टेट, अच्छा दर्जा ही कोई स्टेटस बोलेंगे, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन राज्य, ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा। दूसरा लिखना, उसमें ये बोले कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी, लिखना, युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी, जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाँ जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो, अब उस टाइम तो मालूम था नहीं कि 1945 में खत्म होगा, बस लुभा रहे थे भारतीयों को। संविधान बनाएगा, ठीक है, भारत या भारतीयों के लिए संविधान बनाएगा। तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना, जो भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, भारत में
ब्रिटिश की जो कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको बढ़ाया जाएगा, मतलब इंक्रीज़ किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा और उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को जोड़ा जाएगा, अधिक से अधिक भारतीयों को जोड़ा जाएगा। परिषद की क्या लिखा है? उसको बढ़ाया जाएगा, उसको विस्तार किया जाएगा। ठीक है, भारतीयों को जोड़ा जाएगा। मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंडियन। भारतीयों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और था, इसको समझ लो, लिखा नहीं रहा हूँ, समझ लेना अंग्रेजों की क्या चाल थी। देखो, ये बोले जब संविधान सभा बनाएंगे, मतलब वो संविधान बनाएगी, जैसे बाद में बनी भी 1940 के बाद संविधान सभा का निर्माण किया, उन्होंने तो संविधान बनाया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये भी युद्ध के बाद बनने वाला था संविधान सभा। एक प्रोविज़न और डाल दिया गया कि जिसको ये संविधान एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो चाहे तो अलग हो जाएगा भारत से। तो कांग्रेस को बोला ये तो आप बांट रहे हो यार, अभी तक बांटो और राज करो की नीति अपने अपनाई है ना, फूट डालो राज करो, बांटो और राज करो की नीति आगे भी आप वही कर रहे हो। जब हमको आज़ादी दे दोगे, ठीक है, आज़ादी नहीं, डोमिनेट स्टेटस की दर्जा, उसके अंदर भी आप ये बोल रहे हो कि जो इसको मानना चाहे वो मान सकता है, जो नहीं मानना चाहे वो अपना स्वतंत्र अलग से संविधान निर्माण कराएगा। ये तो बांटने वाली पॉलिसी हो गई आपकी। इस कारण इसको पोस्ट डेटेड, सब चीज़ क्या प्रावधान था, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, इसलिए उन्होंने बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब क्या ठिकाना है, आप हारोगे जीतोगे इसका कोई भरोसा नहीं है, और हमको आश्वासन दे रहे हो, है ना, सिर्फ लुभा रहे हो, क्या बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। ठीक है, तो लिखो आगे। किसने लिखना, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रोपोजल को एक टूटते हुए बैंक मतलब क्रैशिंग बैंक है ना, के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लेना, पोस्ट डेटेड चेक मतलब बाद की तारीख का, आगे वाला एडवांस, पोस्ट डेटेड चेक हो, उसके बाद कुछ बोला नहीं पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है, कहा। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे मिलते हैं, एक तो खाली पोस्ट डेटेड चेक और एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। एक में मिलता है महात्मा गांधी, एक में मिलता है जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो लिख लेना महात्मा गांधी और साथ में लिख लेना जवाहरलाल नेहरू भी, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों। अभी एग्ज़ाम में अपने मन मर्जी का मालिक होता है एग्जामिनर, कुछ भी ले लेता है, लेकिन जो एक्चुअल महात्मा गांधी ने बोला वो बोला खाली पोस्ट डेटेड चेक बोला, और जवाहरलाल नेहरू ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक बोला। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी कुछ भी आंसर ले लेता है, तो दोनों लिख लिए, इसलिए बोल दिया मैं, दोनों लिख लो। अच्छा, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे बताया था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। तो क्रिप्स मिशन के टाइम भी कौन रहेंगे? नहीं विंस्टन चर्चिल ही थे, दोनों एक ही समय की घटना है, तो विंस्टन चर्चिल, ठीक, विंस्टन चर्चिल लिखो। क्रिप्स मिशन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, WISTON, विंस्टन लिख दो, हाँ ये विंस्टन चर्चिल, ओके। क्रिप्स मिशन के टाइम भी और वर्ल्ड वॉर 2 को जिताने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। हाँ विंस्टन चर्चिल का। कौन थे ये? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और उससे पहले क्या थे? दरवे थे दरवे था।
अगर कल परसों टाइम बच जाएगा तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का थोड़ा बहुत इतिहास बताऊंगा। अच्छे अच्छे थे, मतलब एक एक इंसिडेंट पूरा पलड़ा भारी कर देता था। एक कोड लीक हुआ और काम खत्म। कई सारे मशीनों का आविष्कार किया गया जो कोड भाषा में बात करते थे, है ना। तो उस कई सारे एम्प्लॉयज़ रखे गए थे कि उस कोड को भाई आप ट्रांसलेट करो, उसको बोलना क्या चाह रहा है। तो एक एक कोड ट्रांसलेट हुआ और पूरा पलड़ा इधर से उधर हो गया, ठीक है। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत इतनी सारी बातें थी। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आज लिखाया हूँ, है ना। देखना बनेगा कि नहीं। बिहार पीएससी का क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? ठीक है। वही यूपी पीसीएस मेंस का भी क्वेश्चन है, हरिपुरा का अधिवेशन। वही यूपी पीसीएस प्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है और यही सब रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ठीक है। किसको हराकर बने थे छत्तीसगढ़ पीएससी 2013 को क्वेश्चन? सुभाष चंद्र बोस 1939 में, पट्टाभी सीताराम मियाँ को, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? ठीक है। कई लोग सिर्फ लिपसिंग इधर उधर सुनते, जैसे ही बोले आवाज ऊंचा हुआ अपना भी बड़बड़ा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। IAS प्री 1999 क्लियर हो गया, ठीक है। हमारे बीच कलेक्टर बैठे हुए हैं। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था बताइए? विलय नहीं, उसके संबंध को सुधारने का बोला था। मतलब जो देशी रियासतें थी, है ना, और जो अंग्रेजी राज्य थे उसके बीच सुधारने का काम किया। कौन कौन से राज्य ऐसे थे जिन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर? ठीक, ये दो, ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? मैं ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूँ, समझ आएगा। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ये था क्या? यही था ना भैया, वही तो था ना कि आप आज़ादी दो तभी सहयोग देंगे। अमेरिका वही तो दबाव डाल रहा था कि आप आज़ादी मांग रहे हो, दे दो ना उनको आज़ादी आश्वासन। तो आज़ादी का आश्वासन दो तब हम साथ देंगे, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। कथन कारण देता है, स्टेटमेंट और असर्शन, स्टेटमेंट और रीज़न, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही है, वो रीज़न गलत, रीज़न सही है, स्टेटमेंट गलत। दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, और दोनों सही हैं बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। ऐसे 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था? ठीक है। और किया था? नहीं किया था ना भाई, नहीं माने थे। जितने भी भेजे, क्रिप्स मिशन भेजे, सब तो फेल हो गया, ठीक है, कोई माने नहीं, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। नहीं आशा थी ना, तभी तो सहयोग नहीं किए, ठीक है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था ना। फिर ये पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। किसमें दिया था किताब? अगर नहीं पूछेगा खैर उतना ज़्यादा। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके उसका शीर्षक था, टाइटल, उसमें ही ये बोला था। फिर मोहम्मद इकबाल का नाम सामने आता है। उसका हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने बोला? सरोजिनी नायडू, ठीक है। कथन ये डायरेक्ट पूछा हुआ था, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, मोहम्मद इकबाल ने बोला, ठीक है। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कौन से अधिवेशन में हुई थी बताइए? इलाहाबाद। कौन सा ईयर? 38, 30,
30 हुआ था, वो तो विचार दिए 40 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया और कहाँ हुआ, लाहौर सेशन में हुआ। ठीक है, क्लियर। 40 वाला लाहौर में, 1930 वाला इलाहाबाद में। ठीक है। पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? फजलुल हक। और यहाँ पे देखो मैं 2 पॉइंट बताया था, एक फजलुल हक ने प्रस्ताव रखा और खलीकुज्जमा ने उसको अनुमोदन दिया। वहाँ फजलुल हक आया नहीं ऑप्शन में, तो क्या ले लेना, अगर क्या नाम है उसका, खलीकुज्जमा, ठीक है, उसको ऑप्शन में लेना। दोनों बता दिया, एक प्रस्ताव रखा और एक अनुमोदन किया, उसको अप्रूव किया, अप्रूवल दिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछे बना लेना, अगर ऑप्शन नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह वही क्वेश्चन है, कौन थे, स्टार्ट कौन किए? गांधी जी। पहले कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिया ही नहीं है। फिर क्रिप्स मिशन, हाँ दिया नहीं है, लेकिन ब्रह्मदत्त बता दिया आपको। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है, यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, यही था। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप कल कुसुम मैडम भेजे थे क्या 4 क्वेश्चन, तो जो स्टोरी बताया उससे थोड़ा बहुत बना। कौन ट्राई किया? बस आप ही ट्राई किए? तो थोड़ा बहुत कहानी रहता है तो बना सकते हो। हिस्ट्री पॉलिटी मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ा हूँ, इसलिए डीप में बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ा नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हो, थोड़े बहुत बनने लगेंगे यूपीएससी के लेवल का, पॉलिटी और हिस्ट्री। बाकी और ज्योग्राफी वगैरह उतना डीप मैंने पढ़ा नहीं है। और यूपीएससी के क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए, बताना क्या सही क्या गलत। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स लाए थे। अच्छा, क्रिप्स मिशन लाया कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्या क्या सम्मिलित थे? पहला कि भारत को एक डोमिनेंट स्थिति दी जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ये पॉइंट नहीं बताया हूँ, लेकिन था, ये पॉइंट था। ठीक है, नहीं बताया कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है अगर उसको संविधान पसंद नहीं आया तो। ठीक है, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, था ना। भारतीय संविधान निर्माता सभा बनाएंगे बोले थे ना। चारों सही। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो यहाँ पे महात्मा गांधी लिख लिए, तो मैं बता दिया पोस्ट डेटेड चेक, खाली पोस्ट डेटेड चेक पूछे तो महात्मा गांधी। डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू किसका? क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स, प्रपोज्ड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स। और किस प्रधानमंत्री ने भारत भेजा? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, 1942। हाँ, डूबते हुए, टूटते हुए, हाँ डूबते हुए वाले को, और खाली पोस्ट डेटेड चेक बोला महात्मा गांधी ने। सॉरी, नहीं, वो क्या है, एग्जाम में सीजीपीएससी प्री इवन देखो, सीजीपीएससी प्री देखोगे, सीजी के जितने सीजी गवर्नमेंट के जितने एग्जाम है सीधे 1 वर्ड पूछता है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, ना ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा लिखा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि आप ज्ञान अर्जित कर पाओगे, अंक अर्जित नहीं कर पाओगे सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एग्जाम्स में। आगे लिख लो, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 1942।
उसका कहानी बता दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिस मिशन आया, फेल हो गया, अब बोले कि आप भाई भारत को छोड़ो। उसी टाइम नारा दिए थे, करो या, किसने दिया था? ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, वर्धा जानते हो कहाँ है वर्धा? पता नहीं कहाँ है, पूछ रहा हूँ जानकारी का। वर्धा में एक बैठक हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, जो बताया था जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को काम करने नहीं दिया था, जब 1940 में त्यागपत्र दे दिए थे ना, 14 कार्यकारिणी समिति के मेंबर होते थे, 12 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया, काम ही नहीं करने दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस को, इसलिए वो इस्तीफा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। तो वर्धा में इन लोगों की बैठक हुई जुलाई में, ठीक है, जुलाई में बैठक हुई वर्धा में, जुलाई 1942 को डिसाइड किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हम लाएंगे। 7 अगस्त को ग्वालियर टैंक में प्रस्ताव पारित किया गया, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। तो ये अलग अलग डेट है, मैं तीनों लिखा देता हूँ, लिखना। जुलाई 1942 में, जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की समिति का बैठक हुआ। कांग्रेस की समिति का बैठक हुआ जिसमें भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया, पारित किया गया, पास किया गया। जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, कांग्रेस की समिति की बैठक हुई या कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया गया। पारित पास एक ही मतलब है, हिंदी में पारित बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पास करना बोलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो ये हो गया वर्धा, है ना। उसके बाद बम्बई का एक ग्वालियर टैंक आता है, तो लिखना 7 अगस्त 1942, इस 7 अगस्त को भी याद रखिएगा, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक। फिर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस समिति बोल सकते हो। हाँ, ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर नहीं ग्वालियर, ये लिखा हूँ यहाँ पे, ग्वालियर टैंक में बैठक हुई कांग्रेस समिति की, जिसमें जो वर्धा में प्रस्ताव पारित हुआ था ना, उसको पुष्टि किया गया, मतलब ठीक है भाई ये कंफर्म है, करना ही है। वर्धा फर्स्ट वाला है, ठीक है। ग्वालियर टैंक में बैठक हुई, जिसमें क्या बोला, वर्धा में पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई, ठीक है, उसको कंफर्म किया गया कि अब ये काम होना ही है। फिर नेक्स्ट लिखना 8 अगस्त 1942 को इसको स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। तो ये अलग अलग डेट मिलते हैं, अलग अलग डेट देते हैं। जी मैडम जी बोल रहा हूँ। 8 अगस्त 1921 को स्वीकार किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया गया, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, फिर इसी में लिखना करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन से संबंधित था, तो भारत छोड़ो, है ना, याद रहना चाहिए आपको।
ठीक है, करो अमरों का नारा दिया सुभाष चंद्र महात्मा गांधी ने। ठीक, अब भारत छोड़ो आंदोलन में कई सारे बात बोले गए। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि आप ये चीज़ फॉलो करना। सबसे पहले देखो, इससे पहले भी बोले थे ना कि जो अंग्रेज़ों की जो शिक्षण संस्थानें थी, स्कूल्स कॉलेजेस थे, उससे छोड़ दो। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तो वही रहा था। सब बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करने का मन रहता नहीं था, छोड़ देते। ठीक है, और पढ़ाई के नाम से तो कोई नहीं जाता। ठीक है, कॉलेज तो खास करके नहीं। तो ये सबसे फॉलो हुआ। तो उस टाइम गांधी जी ने बोला भाई छोड़ना, लेकिन कब तक? जब तक आज़ादी नहीं मिल जाता तब तक फिर पढ़ाई नहीं करना है उन शिक्षण संस्थानों में। भारत वाले में कर सकते हो, अगर ये फॉलो कर सकते हो, पालन कर सकते हो, तभी छोड़ना। ठीक है, और दूसरा बहुत सारे जो सरकारी नौकरी थे, ठीक है, इससे पहले भी सरकारी नौकरी में सेवा नहीं देंगे बोले। सपोज़ कोई सरकारी नौकरी छोड़ दे, फिर दोबारा लगना मुश्किल, तो पछताएगा ना। तो पिछले बार भी छोड़ दिए, उसके बाद वापस गाली बकने लग गए कि गांधी जी नौकरी छुड़वा दी और आज़ादी मिला नहीं, है ना। तो ये बोले कि ठीक है, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन अपनी जो निष्ठा है, जो स्वामी भक्ति है, वो किसको समर्पित करो? कांग्रेस को, ना कि ब्रिटेन को। दिखाओ कि आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। नौकरी मत छोड़ो, रिज़ाइन मत दो। ठीक है, ये चीज़। और जो देसी रियासतें थी, जहाँ मतलब राजा महाराजा शासन करते थे, उनको बोला गया कि यार आप भी अपनी स्वामी भक्ति ब्रिटेन की तरफ मत दिखाइए, आप भारतीय जनता को बताइए कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें थी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने घोषणा की, लेकिन लिखा नहीं रहा हूँ, बस सुन लेना। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट लिखना आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हेडिंग आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले लिखना सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। उड़ीसा के कटक में हुआ। 97 1897 1897 कटक है उड़ीसा में। मतलब अभी उड़ीसा लिखा रहे हैं, उस टाइम उड़ीसा नहीं था, बंगाल था। उड़ीसा वगैरह तो बाद में बना, ठीक है, लेकिन उड़ीसा के कटक नाम। हाँ, उड़ीसा के कटक। ICS क्लियर थे, ICS क्लियर थे। ठीक है, ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज। ICS क्लियर थे। 4th रैंक लाया था ना, 4th रैंक, टॉपर थे। और वो भी जॉब छोड़ दिए, मैं भी छोड़ने वाला था। ठीक है, लंदन गए थे। और लंदन गए थे वो समझ लिखो, बस ICS क्लियर थे। पूछ सकता है स्टेटमेंट में क्या इनके बारे में सही है, तो बता दिया। 4th रैंक होल्डर थे, सही है। और ये बोलते थे जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, ना तो इंडियन है, ना तो सिविल है, और ना तो सर्विस है। इंडियन तो है ही नहीं, क्योंकि ये भारत वो ब्रिटेन लोगों की सेवा थी। और ब्रिटेन ऐसे पॉलिसी लाते थे 23 से 21 साल घटाए, 21 से 19 साल घटाए, मतलब ताकि भारतीय इसमें शामिल ना हो पाए परीक्षा में। ठीक है, तो इंडियन तो था नहीं, सिविल भी था ही नहीं, नागरिकों को लिए था ही नहीं, सब अपने ऐश करते थे। और सर्विस तो और खास करके नहीं था। सर्विस कौन देता है पोस्ट में आने के बाद? सब अपना खुद को सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनका कथन था, ना तो इंडियन था, ना तो सिविल था, ना तो सर्विस था। इतना पॉइंट लिखें। आगे लिखना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में फॉरवर्ड ब्लॉक ही लिखना। 1939 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक, BLOCK, जो ब्लॉक कर देते हो। हाँ, 1939। हाँ, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। क्यों किया था बताया? 1938-39 में विवाद जब हो रहा था तो भगा दिए उनको। किसको? मतलब सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले गए, त्याग पत्र दे दिया।
और अपना एक अलग संस्था बनाए जाना है, ठीक है। लिखाने बस का काम है, नोट्स ले लेना किसी से। जिनको लेट हो रहा है जाना है ऑफिस वगैरह, सिर्फ लिखाऊंगा जा सकते। लेट तो नहीं है इसमें, 9:30 तक टाइम रहता है ना। नेहा मैडम का ही पानी पीना है इनका। ये देखो देखो गा रहे हैं ना, कूद के जाओ। क्या लिखा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, इस्तीफा दे दिए थे है ना, वहाँ से फिर अपना ही एक संस्था बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में ही। और 1942 में क्या बना था? आईएनए बना था। लेकिन आईएनए की शुरुआत में बोला किसने? कैप्टन मोहन सिंह, उन्होंने शुरुआत की थी। तो लिख लो आगे, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, या फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, हाँ कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। बाद में इस कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, और ब्रैकेट में लिखना है 1942 में, ठीक है, 1942 में, 1942 में। बाद में इसका नेतृत्व, बाद में इसका इसको लीड कौन किया? बाद में इसको लीड किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 3-4 पॉइंट और, ये फिर खत्म हो जाएगा। फिर एक आज़ाद हिंद सरकार भी बनाए थे, आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण कब हुआ? आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण हुआ 1943 में, 1943। नहीं, इसको रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, लिख लो रास बिहारी बोस। बाद में फिर इसका भी लीडरशिप किसके हाथों में चले गया? सुभाष चंद्र बोस के। देखो शुरुआत इसकी रास बिहारी बोस ने किया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस। रास बिहारी बोस कौन? वो हार्डिंग, अच्छा वो बताया नहीं ना, हार्डिंग के गाड़ी में बम फेंक के चले जाते हैं, उसके बाद से गायब हो जाते हैं, तो वही रास बिहारी बोस थे। बाद में उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने किया है ना। ये लिख लेना, ये एक अस्थायी सरकार थी, अस्थायी सरकार, अस्थायी, वही इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब जब भारत देश को हम कब्जा कर लेंगे, वापस आज़ादी दिला लेंगे, तब यही सरकार बनेगी। तो एक अस्थायी सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। और इसका गठन हुआ था सिंगापुर में, लिखना आगे लिखना, इसका गठन हुआ था सिंगापुर में, सिंगापुर अस्थायी सरकार थी, गठन हुआ था सिंगापुर में। आगे लिखना, आज़ाद आईएनए, जो आज़ाद हिंद फौज है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, उसका HQ हेडक्वार्टर रंगून, रंगून था, रंगून। और रंगून कहाँ है? ब्रैकेट में लिखना, म्यांमार, बर्मा।
बर्मा, बर्मा, म्यांमार। म्यांमार को ही बर्मा बोला जाता था पहले, म्यांमार बाद में नाम पड़ा। नेक्स्ट ना, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई। द इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई। इंडियन लीजन कब? 1942 में। वही बताया ना, जर्मनी गए थे, वहाँ कुछ जो बंदी थे उनको इकट्ठा किया और सेना बनाई 1942 में। नामक सेना बनाई, ब्रैकेट में लिख लेना 1942 में। इसका कहानी पूरा बता चुका हूँ, जर्मनी कैसे गए थे वहाँ युद्ध बंदियों को मिला के। लेजेंड, लीजन मैडम, लीजन। लीजेंड तो आप लोग हैं भाई। ठीक है, अब ये नाम भी पूछता है, जैसे कई सारे रेजिमेंट थे। लिखना आज़ाद हिंद फौज के 3, आगे लिखना ये सब INA आज़ाद हिंद फौज, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बस पॉइंट दिखा रहा हूँ, नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट। आज़ाद हिंद फौज के 3 रेजिमेंट थे या ब्रिगेड थे, ठीक है, 3 रेजिमेंट या ब्रिगेड थे। रेजिमेंट या फिर ब्रिगेड है ना, रेजिमेंट पब्लिक ब्रिगेड, कहीं रेजिमेंट मिलेगा कहीं ब्रिगेड मिलेगा। जिसका नाम था, पहला सुभाष ब्रिगेड, दूसरा नेहरू ब्रिगेड, तीसरा गांधी ब्रिगेड। सुभाष, नेहरू, गांधी। देखो भले लगाव रहा हो या ना रहा हो, देखना पोस्टर वगैरह भी चिपकाते हैं, कोई एक नेता रहेगा, बड़े नेता का पोस्टर जरूर चिपका देता है उसमें, मतलब साथ में एक ताम्रध्वज साहू का भी रहेगा, एक छोटा भी, हाथ जोड़े दोनों कोई, तो ऐसे ही नाम दे दिए समर्थन पाने के लिए। सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। और एक महिला रेजिमेंट भी था जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, लिखना है बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। पाँच मिनट का समय है, सब याद करिए। जिनको लेट हो रहा होगा वो जा सकते हैं, ऑफिस वगैरह हो रहा हो तो।